नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलापों का क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण। आर्थिक क्रियाकलापों के अर्थ और उनके प्रकार, उनके मीनिंग और उनके टाइप्स। आर्थिक क्रियाकलाप मुख्यतः 5 प्रकार के हैं: प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी, क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो सीधा प्रकृति से हम जुड़े होते हैं। जैसे प्रकृति में हम गैदरिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, हंटिंग, गैदरिंग, मछली पकड़ना, वनिक खनिज खनन करना, और ये क्रियाकलाप चरवाहा, मछली पकड़ना, पशु पालना, मछली पालन, ये सभी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब होता है संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के अंतर्गत आते हैं जब हम अपने भोजन की तलाश में या चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो उसे गैदरिंग कहलाते हैं। गैदरिंग मुख्यतः 2 प्रकार की है: जीवन निर्वाह के लिए गैदरिंग और कमर्शियल गैदरिंग। जीवन निर्वाह के लिए गैदरिंग का मतलब है जब हम अपनी उदर पूर्ति के लिए, अपने भोजन के लिए, आवास और वस्त्रों के लिए जब हम गैदरिंग करते हैं उसको जीवन निर्वाह के लिए गैदरिंग कहते हैं। भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय वनों में एशिया के शेमांग और सकाई जनजातियां हैं। दक्षिण अमेरिका के अमेजोन, ब्राज़ील में अमेजोन बेसिन में बोरो जनजातियां हैं। अमेरिका में कॉन्गो बेसिन और गिनी तट के आदम कबीले इस तरह की गैदरिंग करते हैं। कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन और जायर के पिग्मी ये कार्य करते हैं। विश्व के अधिकांश सघन वन वाले क्षेत्र और पर्वतीय प्रदेशों में इस तरह की गैदरिंग की जाती है। अब जो संग्रहण करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें करते हैं? भोजन के लिए कंद मूल, नट, फल, शहद, पुष्प और चिक्कल को इकट्ठा करते हैं। वस्त्रों के लिए पेड़ों की छाल, पत्ते, घास और कुछ खास किस्म के रेशों का इस्तेमाल करते हैं। झोपड़ी और छप्पर निर्माण के लिए बांस और टहनी का निर्माण करते हैं। भोजन बनाने और सर्दी से बचने के लिए आग जलाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार की औषधियों का गैदरिंग भी करते हैं। फिर है व्यापारिक गैदरिंग। व्यापारिक गैदरिंग में होता है व्यापार के लिए संग्रहण। इसमें क्या होता है, उष्णकटिबंधीय वनों में क्या क्या चीज़ें इकट्ठी करती हैं? फलों को इकट्ठा किया जाता है, जैसे जामुन, आम, केला, बेर, खजूर, ताड़, गलूर, गिरीदार फल और कैथ, ठीक है, और इनको स्थानीय बाजार में बेच दिया जाता है। चिक्ल, दक्षिण मैक्सिको में ब्राज़ील के वनों में जपोटा नामक वृक्ष दूध से रस निकलता है जिससे जैकल रोज बनाया जाता है। इसे च्युइंगम बनाई जाती है। जंगली रबड़, ब्राज़ील में अमेजोन के जंगल और अफ्रीका के जायर बेसिन में हवाना ब्राज़ील नामक वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगता है और इसके वृक्ष के तने से एक विशेष प्रकार का गाढ़ा तरल पदार्थ प्राप्त किया जाता है जिससे रबड़ बनाई जाती है। 20वीं सदी के प्रारंभ तक विश्व का अधिकांश रबड़ इन उष्णकटिबंधीय वनों से मिलता था। बताला, यह दूध जैसा तरल पदार्थ होता है जिसे वृक्ष से रबड़ की भांति इकट्ठा किया जाता है। बताला वृक्ष दक्षिण अमेरिका के अधिकांश वर्षा वाले क्षेत्रों में उगता है। बताला का उपयोग समुद्र के भीतर बिछाए जाने वाली केबल, मशीनों के पट्टे, गोल्फ की गेंदों के लिए कवर बनाने के लिए किया जाता है। गिरीदार फल और नट्स, ब्राज़ील में पाए जाने वाले कोस्टा हीरो नामक वृक्ष पर लगता है। इसका उपयोग खाने के लिए इकट्ठा किया जाता है। ताड़ के वृक्ष से ताड़ का नट प्राप्त होता है, ठीक है। नारियल से नारियल का तेल निकलता है और मिष्ठान बनते हैं। फिर होता फाइबर का भी इकट्ठा किया जाता है, जैसे चटाई बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, जाले बनाने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए, गद्दे तकिए भरने के लिए रेशों को इकट्ठा किया जाता है। फिर है औषधि। सिनकोना पेड़ की छाल से कुनोन नामक दवाई तैयार की जाती है जो मलेरिया का उपचार करती है। इसके अतिरिक्त इन वनों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ एकत्रित की जाती है जिनसे औषधि बनती है। इनमें कपूर, हरड़, जायफल, आंवला, कायफल, त्रिकल, मोथा, दारू, हल्दी और नाग केसर, कुसुम आदि प्रमुख हैं। टैनिन, चमड़ा साफ करने के लिए टैनिन युक्त छालें मैंग्रोवा, ओक, होमलॉक, क्यूबरको, बबूल आदि वृक्षों से प्राप्त की जाती है। खालों और चमड़ा को शोधन और रंगने के लिए उन्हें रंगने से वे मजबूत होते हैं। गोंद और लाख, गोंद बबूल, ढाक, समेल के पेड़ों से प्राप्त होती है। लाख अनेक प्रकार के कीड़ों से प्राप्त की जाती है, जैसे जो बबूल, ढाक, खैर, सीसू, बैर, बरगद, गलूर व कुसुम आदि वृक्षों पर पाए जाते हैं। फिर है पत्तियाँ। उष्णकटिबंधीय की वनों से पत्तियाँ इकट्ठी की जाती हैं, जैसे तुलसी की पत्तियाँ होगी, ताड़ की पत्तियाँ होगी, जंगली चाय होगी,
ठीक है, इनको औषधि और सौंदर्य प्रसाधन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है शीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय वनों से व्यापारिक कमर्शियल गैदरिंग, जैसे कोक हो गया। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जंगलों में कोक का उत्पादन होता है। कोक ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए रेफ्रिजरेटर और शीतल भंडारण में इसका यूज़ किया जाता है। टैनिन उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के ओक, हैमलेट, चेस्टनट, अन्य कई वृक्षों की छाल से चर्म शोधन पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना व पैराग्वे नामक देशों के जंगलों में पाए जाने वाले चीको नामक वृक्ष को क्यूब्रोको नामक टैनिन प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय देशों में पाए जाने वाले सुमेक वृक्ष की छाल तथा टर्किश ओक के फल बढ़िया प्रकार का चर्म शोधन पदार्थ प्रदान करते हैं। रेजिन और तारपिन, चीड़ के वृक्षों से एकत्रित किए रेजिन को गर्म करके तारपिन का तेल प्राप्त किया जाता है। शेष भाग को बोराजा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त डामर और राल भी प्राप्त किए जाते हैं। इन वनोत्पादों का उपयोग रंग शोधन, वर्निशिंग, कीटनाशक पदार्थ, सेलुलाइड, कागज, गत्ता व साबुन आदि बनाने के लिए किया जाता है। बादल का बयार। फिर दूसरा है हंटिंग। हंटिंग प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। हंटिंग वनों से जंगली जानवरों का शिकार करना तथा जंगल से मछली व सील इत्यादि जानवरों को पकड़ना हंटिंग कहलाता है। मनुष्य की यह क्रिया संग्रहण जितनी ही पुरानी है। मुख्य एरिया कौन से हैं हंटिंग के? भूमध्य रेखाओं में मलेशिया के जंगलों में सेमाग संकाई जनजाति है। मध्य अफ्रीका के जैर बेसिन में पिग्मीज है। दक्षिण अफ्रीका के अमेजन बेसिन के बोरो, जिराको व सुआ जनजाति हैं। न्यू गिनी के पुपन लोग हैं। बोरोनिया के पुनान आदिवासी हैं। दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन हैं। साइबेरिया के उत्तरी भागों में निवास करने वाली आदम जाति समोइड, कोयराक, ओस याकूत और युक्टिक और चकची हैं। कनाडा के टुंड्रा प्रदेशों में एस्किमो, ठीक है। अमेरिका इंडियन आदम जाति, यूरेशिया के टैगो वनों के लैप्स और फिंच जनजातियां हैं। दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना और चिनो के दक्षिण सुदूर दक्षिण में या घन कबीले हैं। एम ऑफ हंटिंग, आखेटक का उद्देश्य भोजन के लिए आखेट करते हैं। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, हंटिंग। उष्ण कटिबंधीय जंगलों में सूअर, भैंस, जिराफ, हिरण, शतुरमुर्ग, जैबरा, गिद्धड़, शेर, हाथी इत्यादि का, ठीक है, शिकार किया जाता है। और अकाल के टाइम में मेंढक, छिपकली, दीमक, मधुमक्खी, कीड़े मकोड़ों को मारकर किया जाता है। टुंड्रा प्रदेशों में सील, वेल, वालरस, जलीय जीव, ध्रुवीय बाली, कैरीबाऊ, रेंडियर आदि जीवों का आखेटक करके उदरपूर्ति की जाती है। वृक्ष उष्ण कटिबंधीय तथा शीत मरुस्थल में ऊंट, कैरिबू और रेंडियर आदि जानवरों का उनकी खाल का वस्त्र बनाए जाते हैं। टुंड्रा में कई जानवरों से समूह प्राप्त होता है और उनसे काफ़ी उपयोगी फैशनेबल कीमती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। हाउस, आखेटक से हम हाउस भी बना सकते हैं। उनकी जो खाल होती है उनको इकट्ठा करके हम तंबू बनाते हैं। सील, एस्किमो, ध्रुवीय भालू, कैरिबू सील मछली की खाल से तंबू में रहते हैं, ठीक है। इग्लू को गर्म करने के लिए अंदर से सील की खाल का प्रयोग करते हैं। रूस के साइबेरिया याकूत जनजाति रेडियर की खाल से तंबू बनाते हैं। वेपन्स बनाने के लिए, ठीक है, जानवरों की हड्डियों से वेपन बनाए जाते हैं। टुंड्रा और टेगा प्रदेश के एस्किमो, कालेहारी के बुशमैन, जायर के पिग्मी आदि जनजातियों के लोग आखेटक के लिए पशुओं की हड्डियों का उपयोग करती हैं। यूटिलिटी आइटम, मारे गए शिकार से अनेक प्रकार के घरेलू उपयोग की वस्तु भी बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जल और भोजन के भंडारण के लिए पिग्मी चमड़े के मशकों व बड़े बड़े थैलों का प्रयोग करती हैं। एस्किमो लोग उमायोक और कयाक जैसी छोटी छोटी नौकाओं को दूब व चश्मे आदि जनजातियों के बनाते हैं। बुशमैन शतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन की तरह यूज़ करते हैं और पक्षियों की हड्डियों, खाल से सजावटी चीज़ें बनाई जाती हैं। और आखेटक संग्रहण की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, आखेटक धरती में सबसे पहले की जाने वाला इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है। और ये इसमें किसी पर्सनल संपत्ति की जरूरत नहीं है इसे शुरू करने के लिए, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जलवायु में ये अलग अलग है, ठीक है, और अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह का है। आखेटक की ये मुख्य एरियाज़ हैं। उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखाई क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्रों में आखेटक किया जाता है। उसी तरह जो हमने पीछे पढ़ा था संग्रहण भी इन इलाकों में किया जाता है, भूमध्य रेखा के आसपास और ध्रुवीय क्षेत्रों में। अब है पशुचारण इतिहास में ऐसा दौर भी आया है जब जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, अल्प मात्रा में सामाजिक विकास होने के लिए पशुचारण का सहारा लिया गया।
ठीक है। पशुचारण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, चलवासी पशुचारण और कमर्शियल पशुचारण। चलवासी सब बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग मूव करते हैं, जबकि कमर्शियल में एक जगह रेंच और बाड़े बनाकर बहुत सारे जानवरों को पाला जाता है। इसके मुख्य क्षेत्र उत्तर अफ्रीका के अटलांटिक तट, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के पूर्वी तट, अरब प्रायद्वीप, इराक, ईरान, अफगानिस्तान होता हुआ मंगोलिया व मध्य चीन तक फैला है। दूसरा एरिया टुंड्रा में दक्षिणी सीमांत पर स्थित है, नॉर्वे स्वीडन से होता है और रूस के पूर्वी भागों में चमटका प्रायद्वीप तक फैला है। तीसरा क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा है, जो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी अफ्रीका, मेडागास्कर के पश्चिमी भागों में स्थित है। चलवासी पशुचारण की विशेषता, ये पशुचारण अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता व गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इनमें पशुपालक ना तो चारे की फसल उगाते हैं और ना ही घास उगाने की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ये भी ये देखो आप, चलवासी पशुचारण नॉर्दर्न रीजन में और जो मरुस्थलीय इलाकों में वहाँ पर हुआ जाता है। प्रत्येक पशुचारण वर्ग अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र में विचरण करता है। इन चारागाहों की सुस्पष्ट समस्या होती है, इन्हें पता न होता है कि इनके द्वारा कहाँ विचरण किया जाता है। अपने भोजन, वस्त्र और शरण के औजार अपने साथ के लिए अपने पशुओं पर निर्भर करते हैं, और ऋतु प्रवास भी कहते हैं इसको, मौसम के अनुसार ये प्रवास करते हैं। ठीक है, टुंड्रा के लैप्स चरवाहे गर्मियों में उत्तर में पूर्वती ढालों पर, दक्षिण में शीत ऋतु में दक्षिण की ओर कोणधारी वनों के, और इनमें सोशल स्टेटस जो है वो पशुओं की संख्या पर निर्धारित होता है। चलवासी पशुचारण इकोलॉजिकल तथा सामाजिक अनुकूलन का एक विशिष्ट स्वरूप प्रस्तुत करता है। इस आर्थिक सामाजिक व्यवस्था में मानव और पशु परस्पर आश्रित और एक समुदाय के रूप में रहते हैं। स्वतंत्र और आत्मनिर्णय की जबरदस्त भावना नजर आती है। चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कठोर प्रकृति दिशा वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उससे इनकी स्थिति में परिवर्तन आया है। ये देखो आप, ये चलवासी पशुचारण पशुओं को चरा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर रहे हैं। फिर है कमर्शियल लाइव स्टॉक। ठीक है, ये नया ट्रेंड है और ये मुख्यतः उन इलाकों में है जहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में है, जहाँ पे घास के मैदान हैं। ठीक है, पशुचारण के मुख्य क्षेत्र, अब जो कमर्शियल पशुपालन है उसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। उत्तर अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र, ये उत्तर अमेरिका, ये उसके प्रेरी क्षेत्र हो गए। दक्षिण अमेरिका के पंपास क्षेत्र, ठीक है, ये प्रेरी, ये पंपास हो गए। ठीक है, ब्राज़ील के पठार से अर्जेंटीनिया तक का क्षेत्र। दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, ये दक्षिण अफ्रीका होगा, इसके वेल्ड के क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की शीतोष्ण घास भूमि। ठीक है, कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व में स्थित ये जो एरिया है ना, ये ठीक है। और ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में होगा, एशिया में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा और ऑस्ट्रेलिया में। 5 क्षेत्र हैं। ठीक है, ये जो मुख्य क्षेत्र हैं। ठीक है, फिर अब है वाणिज्य पशुपालन की विशेषताएं क्या क्या हैं। इसमें पशुओं के प्रजनन, नस्ल सुधार, रोगों की रोकथाम और बीमार पशुओं का इलाज सुनियोजित ढंग से किया जाता है। सैकड़ों किलोमीटर लंबे चौड़े बाड़ों में रखा जाता है, जिसे रेंच और एस्टेंशिया कहा जाता है। इन चारागाहों को कांटेदार तारों द्वारा बांध दिया जाता है। ठीक है, और इनके लिए वहीं पे घास उगाई जाती है। कमर्शियल रूप से चारे की व्यवस्था की जाती है। अतिचारण रोकने के लिए बाड़ों में पशुओं की संख्या निर्धारित की जाती है। स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाती है। चारे फसलों की खेती, दूध और मांस का प्रबंध किया जाता है। डिब्बे बंद की आधुनिक मशीनें होती हैं, जैसे वहीं से ही दूध निकाला, पैक हो गया, मांस निकाला, पैक हो गया, और इनका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। फिर आगे फिशरीज में मछली पकड़ना होता है। मछली पकड़ने का जिक्र हम अगले अध्याय में करेंगे। फिर है लैम्बरिंग का मतलब होता है लकड़ी काटना। वनों के सर्वाधिक महत्व लकड़ी के स्रोत के रूप में रहा है। ठीक है, अब जो लकड़ी काटना है वो किन किन एरिया में मुख्य व्यवसाय रहा है। उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय। जो उष्णकटिबंधीय वन हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय कौन से हैं, जो ट्रॉपिकल एरियाज में हैं, और शीतोष्णकटिबंधीय वन वो हैं जो नॉर्थर और साउथर पोल की तरफ है। ठीक है,
शीतोष्णकटिबंधीय का व्यवसाय, ठीक है, दो तरह का व्यवसाय है। अब है शीतोष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय का विश्व वितरण। अब शीतोष्णकटिबंधीयों में उत्तर अमेरिका में लकड़ी काटने का व्यवसाय रॉकी पर्वत, कनाडा के उत्तर पूर्वी भागों में कोणधारी वनों में किया जाता है, ठीक है। यूरोप में मिड राइन वैली की पर्वतीय ढालों पे किया जाता है। ये कनाडा के लैम्बरजक हैं, इनकी केस स्टडी है। लैम्बरजक ये लकड़ी काटने का व्यवसाय होता है इनका। जो जो जब शीतल काल आता है, जब वहाँ पे कृषि नहीं हो पाती, तो ये लकड़ी काटने उत्तर की तरफ चले जाते हैं। फिर है एशिया में लकड़ी काटने का धंधा कम विकसित है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो रशिया का, ये जो एरिया है, यहाँ पे लकड़ी काटने का मुख्य व्यवसाय है। ये कनाडा और यूएसए की सीमा वाला एरिया है, ये यहाँ पे मुख्य व्यवसाय होता है, ठीक है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में अपेक्षाकृत कम लकड़ी का काटने का व्यवसाय कम विकसित है, अल्प विकसित है। अब है एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मुख्य भाग है, ठीक है। एग्रीकल्चर डिपेंड करता है जलवायु पे, प्रकृति वनस्पति पे, मिट्टी पे, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के वेदर पे डिपेंड करता है, जलवायु पे भी डिपेंड करता है, मिट्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अलग अलग तरह के चीज़ें हैं जिनको बोया जाता है, जैसे खाद्यान्न है, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, राई, पेय के लिए चाय, कहवा, कॉफ़ी, रेशेदार के लिए कपास, पटसन, महुआ, सनई, औद्योगिक फसलें, गन्ना, रबड़, तंबाकू। फिर हुआ मिनरल्स की माइनिंग जो है वो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि डायरेक्ट हम ज़मीन को खोद के सीधा खनन कर रहे हैं। खनन का इम्पोर्टेंस क्या है? खनन का बहुत पुराना व्यवसाय है खनन भी, क्योंकि हम देखते हैं पुरातन काल में जब लड़ाइयाँ होती थी, बट ठीक है, तब औजार होते थे, तलवारें होती थी और डिफरेंट तरह की चीज़ें होती थी। पुराने मंदिरों की घंटियाँ हो गई, तो उस टाइम पे भी इतनी माइनिंग होती थी, लोग विकसित थे और मेटल्स को यूज़ करना जानते थे, ठीक है। सबसे पहले पुषाण काल था, नवपुषाण काल है, ताम्र एज थी, कांस्य एज थी, लोहा एज थी, कोयला एज थी, पेट्रोलियम की एज थी, अब एटॉमिक पावर की एज है 1950s के बाद, ठीक है। अब खनन जो है वो कितने प्रकार का है? एक है स्थायी ओपन कास्ट माइनिंग, जिसमें ऊपर से ही खोद के निकाल लिया जाता है, जैसे कोयला हो गया, ठीक है। भूमिगत खनन, जैसे हम पेट्रोलियम हो गया या गैस होगी, जिसके लिए हमें नीचे गहराई में खोदना पड़ता है, ठीक है। अब ये तो होगी सारी चीज़ें, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। इन सब का हमने एनालाइज किया। अब आप देख लो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा खनन, पढ़ा माइनिंग क्या होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लकड़ी काटना क्या है, ठीक है, लैम्बरिंग, ठीक है, लैम्बरजक जिनको बोलते हैं। पशुचारण क्या है, ठीक है, पशुचारण क्या है, हंटिंग क्या है, गैदरिंग क्या है, इन तमाम चीज़ों का हमने अध्ययन किया। और ये सारी चीज़ें सीधा हम प्रकृति से चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, इसलिए इन सबको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं।